भी बुक में देख के बताओ। यही से मैप समझना था, क्या डिफरेंस है 1947 वाले भारत में और ये आज के भारत में। ठीक है, इस वाले मैप में और इस वाले मैप में अंतर क्या क्या दिख रहा है तुमको? ये देखो अंतर, पहले शुरू से इधर ही से चलते हैं। ये पाकिस्तान तो ठीक है, पाकिस्तान अंतर दिख गया, पहले पश्चिम पाकिस्तान था 1947 में, अब पाकिस्तान है। ठीक, कश्मीर देखो, कश्मीर का मैप कुछ अलग है, पहले उसकी जो बाउंड्री है कुछ अलग है, अभी का कश्मीर की बाउंड्री कुछ अलग है। पहले जो पंजाब है वो थोड़ा बड़ा हमको लग रहा है मैप में अगर देखा जाए, है ना। यहाँ पे कश्मीर बढ़ गया है और कश्मीर अब किस में बदल गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बदल गया है, पहले तो खाली कश्मीर था ना। और ये देखो राजस्थान को क्या बोला जाता था, राजपूताना। ठीक है, राजपूताना बोला जाता था। और मध्य प्रदेश को क्या बोला जाता था, मध्य भारत बोला जाता था। ठीक है, और उत्तर प्रदेश को क्या बोला जाता था, संयुक्त प्रांत बोला जाता था। अंतर देखो दिख रहा है, मध्य भारत फिर मध्य प्रांत भी बोला जाता था। अच्छा, मध्य प्रदेश को मध्य प्रांत बोला जाता था और उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत। ये मध्य भारत का मैप है। उड़ीसा, जो आंध्र प्रदेश है उसको हैदराबाद बोला जाता था। ठीक है, इधर जो नीचे है तमिलनाडु, उसको मद्रास बोला जाता था। कर्नाटक वाला जो इलाका है उसको मैसूर बोला जाता था। मुंबई वाला जो इलाका है उसको बम्बई बोला जाता था। देखो ये बम्बई लिखा हुआ है, ये इतना। मतलब महाराष्ट्र को क्या बोला जाता था पहले, बम्बई। गुजरात को तो चलो गुजराती बोला गया है। अंतर दिख रहा है ना, ठीक ठाक। बिहार, चलो बिहार, झारखंड नहीं था, देखो झारखंड है ही नहीं, बिहार है खाली। और बिहार है, बंगाल भी नहीं दिख रहा है भाई। अच्छा, ये बंगाल यही है, बांग्लादेश। ठीक है, ये बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान इसमें दिया नहीं है, लेकिन पहले क्या बोला जाता था, पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, पश्चिम बंगाल जो हम लोग का बंगाल है वो यहाँ पे होगा, यहाँ पे लिखा नहीं है। बिहार हो गया, यानी कि हम लोग का झारखंड नहीं था। छत्तीसगढ़ भी नहीं है इसमें, देखो दिख रहा है कहीं, यानी मध्य प्रदेश बाद में छत्तीसगढ़ बना होगा। ठीक है, तेलंगाना तो अभी अभी बना है, ठीक है, वो तब जान ही रहे हो। तो यही कुछ अंतर है मैप में, दोनों में अंतर समझ गए। वही हम लोग कर रहे थे कि कई राज्यों, देखो अंतर तुमको देखिए, कई नए राज्य बने हैं कि नहीं बने हैं। जैसे झारखंड है ही नहीं, झारखंड बाद में बना है। ठीक, और छत्तीसगढ़ भी बाद में बना है। ठीक है, उसी तरीके से कई राज्यों की सीमाएं घटी हैं। बिहार की सीमा पहले इतनी बड़ी थी, घट के अब छोटी हो गई जब झारखंड उसी में से छट गया। मध्य प्रदेश की सीमा घटी है, किसी की सीमा बड़ी है, हैदराबाद की। मतलब इसको अगर मैप को डिटेल में देखा जाएगा तब समझ में आया, मतलब सीमाएं हेर फेर हुई हैं। मद्रास को ऐसे बड़ा हो गया है, मद्रास तमिलनाडु बन गया है। ठीक है, कर्नाटक जो है थोड़ा सा यहाँ तक है, केरल इधर नीचे एक नया राज्य बन गया है। ठीक है, इस तरीके से मैप में अंतर साफ दिख रहा है, थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से तो पता चलेगा। ठीक है, समझे बात? हाँ, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये हो गया, ये भाषाई राज्य पढ़ रहे थे ना जी, हैं? भाषाई राज्य में अंतर पढ़ रहे थे, अभी तो ये पढ़ना है ना। ठीक है, भाषाई राज्य खोलते हैं, इसको डिलीट कर क्या। हाँ ये है भाई, ये यहाँ तक पढ़ लिए थे ना, क्षेत्र और नाम बदले गए। हाँ यहाँ तक पढ़ लिए गए, अब यहाँ से पढ़ना है ऊपर से। ये देखिए, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। हाँ ये आ जाइए। नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली गईं। अच्छा, नए राज्य 1950 के दशक में, यानी कि 1950 के बाद से 19 दशक मतलब 10 वर्ष,
तो 1950 से 1960 वर्ष, ये 10 ही वर्ष ना हुए, इन 10 वर्षों में कई सारे नए राज्य बनाए गए। तो उनके लिए पुराने जो राज्य हैं उनकी सीमाएं घटाई, कम की गई, क्षेत्र कम किया गया, सीमा बदली गई, पुराने राज्यों की सीमाएं बदली। अच्छा, हाँ हाँ वही है, ठीक है, नए राज्य बनाने के लिए बदली गई, ठीक है। ऐसा ये सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल अथवा जातीयताओं की विभिन्नता को रेखांकित करने, उन्हें आदर देने के लिए भी किया गया। इनमें नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड जैसे राज्य शामिल हैं। बहुत सारे तो भाषा के बेस पे बने, गुजरात, तमिलनाडु, केरल, ठीक है, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा है आंध्र प्रदेश की, कन्नड़ है केरल की, इस तरीके से। और कुछ संस्कृति, भूगोल, जातीयता के आधार पर बने, जैसे कि नागालैंड, नागा लोगों वहाँ पे पाए जाते हैं, उनकी अलग तरीके से उनका जीवन यापन करते हैं, जंगल में रहते हैं और उसके लिए बने हैं, तो उस बेसिस पे उसको नागालैंड नाम दे दिया गया, ठीक है। उत्तराखंड उत्तर साइड में था और यहाँ पे पहाड़ी इलाका था, तो इसलिए इसको उत्तराखंड दे दिया गया कि खंड है ये। झारखंड, ठीक है, यहाँ पे अलग तरीके के लोग पाए जाते थे, थोड़े ये यहीं पे बहुत सारे खनिज भी मिलते थे ना, तो ऐसे लोग पाए जाते थे जहाँ मतलब जो जंगलों में ज़्यादा रह सकें। झारखंड में भी कई सारे पठारी इलाका भी है झारखंड में, तो उस बेस पे यहाँ पे एक राज्य तैयार कर दिया गया, बिहार से अलग करके, ठीक है। और उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया। पहले पूरा संयुक्त प्रांत था, तो संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश उसका नाम हुआ, और फिर वो उत्तर प्रदेश में से ऊपर वाला, उत्तर प्रदेश के ऊपर में ही है उत्तराखंड, देखो यहाँ पे दिख रहा है, उत्तर प्रदेश है यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे उत्तराखंड है। पहले ही एक ही था, यहाँ से तोड़ के ऊपर वाले को उत्तराखंड बना दिया गया और इसको उत्तर प्रदेश। और झारखंड पहले बिहार था पूरा का पूरा, तो ऊपर वाला बिहार ही रहने दिया गया, नीचे वाला झारखंड बना दिया गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ के जो लोग थे और यहाँ के जो लोग थे उनकी संस्कृति थोड़ी अलग थी। बिहार वाले तो ठीक है, नॉर्मल, मतलब नॉर्मल, ये हम यूपी वाले के तरह थे, बस उनका भोजपुरी लैंग्वेज। झारखंड वाले जो लोग थे थोड़े वो जनजाति लोग थे यहाँ पे, आदिवासी जनजाति टाइप, ठीक है, तो उसके लिए एक अलग राज्य बन गया। नागालैंड में कुछ अलग टाइप के लोग थे, जैसी जैसी संस्कृति थी, तो नॉर्थ ईस्ट में तो अलग 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 जो हैं ग्रुप्स पाए जाते हैं, उसकी वजह से एक एक राज्य बन गया है, ठीक है। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों की बात उठी, एक मिनट, हाँ, जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था इससे देश टूट जाएगा। केंद्र सरकार ने इसी के चलते पुनर्गठन कुछ समझ के लिए टाल दिया था, पर हमारा अनुभव बताता है कि भाषावार राज्य बनाने से देश ज़्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ। इससे प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा सुविधाजनक हो गया है, ठीक है। यहाँ पे दिखा है सुविधाजनक हो गया, ये फिगर आ गई है, दिख नहीं रहा है, चलो ठीक है। मतलब पहले कुछ नेताओं को डर था कि अगर ये जो भाषा के आधार पर हमने गुजरात और ये तमिलनाडु और जो भी राज्य भाषा के आधार पर बनाए हैं, ये कहीं क्या है, ये फैसला हमारा जो है कहीं गलत ना शामिल हो जाए, इससे देश कहीं बिखर ना जाए, टूट ना जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, देखा गया कि इससे क्या हुआ, देश और ज़्यादा एकीकृत, एकता आई है देश के अंदर और मजबूत हुआ है, ठीक है। आज भी तो देश चल रहा है, कोई राज्य तो ऐसा नहीं कहता है ना कि हम भारत से बाहर निकलना चाहते हैं। हाँ, तो इसका मतलब सही चल रही है, सब लोग अच्छे से हैं। हाँ, सब कहानी ठीक चल रही है, तो कोई दिक्कत वाली, यानी ये जो एक्सपेरिमेंट था, जो प्रयोग था उस समय नेताओं का, वो क्या हुआ, सही साबित हुआ कि भाषा के आधार पर राज्य बांट दिए गए, ठीक। चलते हैं आगे। भाषा नीति, भाषा नीति क्या है भाई?
भारत के संघ ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदी को राजभाषा माना गया, पर हिंदी सिर्फ 40% भारतीयों की मातृभाषा है, इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय किए गए। संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उम्मीदवार इसको विकल्प के रूप में चुने। राज्यों की भी अपनी राजभाषाएं हैं। राज्यों का ठीक है, राज्यों का अपनी क्या दिया है भाई, राज्यों का, ये हटता क्यों नहीं है भाई, राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में ही होता है। ठीक है, ये हट जाओ भाई, चलो छोड़ो, समझ गए यहाँ तक क्या है। दूसरी टेस्ट जो था वो भाषा नीति को लेकर था। राज्य तो भाषा के आधार पर बांट दिए गए, लेकिन जो भाषा नीति है कि किस भाषा को ज़्यादा प्रमोट करेंगे, किसको राष्ट्रीय भाषा बनाएंगे, इस सब पे थोड़ा सा इन लोगों को फूक फूक के कदम रखना था। कहीं एक भाषा को ज़्यादा जोर देने पे बाकी भाषा जो बोलने वाले राज्य हैं वो नाराज़ ना हो जाए, इस पे भी ध्यान दिया गया। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने अच्छे से इसकी भी नीति बनाई। एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया, जैसे श्रीलंका में सिंघाला को बना दिए थे राष्ट्रीय भाषा, तो तमिल वाले लोग उस वजह से और नाराज़ हुए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भारत की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। भारत का नेशनल एनिमल, नेशनल फ्लावर बताओ। कमल है। नेशनल एनिमल बाघ। नेशनल बर्ड मोर। हाँ, तो सब है कि नहीं है, लेकिन नेशनल ये लैंग्वेज नहीं है, राष्ट्रभाषा कुछ नहीं है। ये इसलिए किया गया कि कहते हैं लोग मातृभाषा हिंदी है। हाँ, मातृभाषा हिंदी है। तुम्हारी मातृभाषा हिंदी है ना, तुम यूपी में पैदा हुई हो तो यूपी में मातृभाषा ना हिंदी है। तमिल वालों की मातृभाषा तमिल है। तेलुगु वालों की मातृभाषा मदर टंग, मतलब जो हम बचपन से बोलते हुए सुनते हुए पैदा हुए हैं, जिसको हमने ज़्यादा यूज किया है, वो मदर, जो प्राइमरी आपकी लैंग्वेज होती है उसको मदर टंग बोला जाता है, मातृभाषा। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है ना, राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया, हिंदी को राजभाषा बनाया गया। किसकी भाषा बनाया गया? राष्ट्र मतलब नेशनल लैंग्वेज, राज मतलब स्टेट लैंग्वेज। ठीक है, मतलब एक तरीके से हिंदी राजभाषा है हम लोग की। ठीक है, स्टेट लैंग्वेज है, राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारे देश की कोई भाषा नहीं है। हमने किसी को नहीं, बस हिंदी को हमने क्या बना दिया है, राजभाषा। तो हिंदी क्या है भाई, राजभाषा बनाई गई है। क्यों बनाई गई है? क्योंकि ज़्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। पूरे 100% में से 40%, 40% लोग, क्योंकि मातृभाषा जो है, मदर टंग यानी फर्स्ट लैंग्वेज जो है, प्राइमरी, जिसपे उनकी अच्छे से कमांड है, जिसको बोल भी लेते हैं लिख भी लेते हैं, वो क्या है, हिंदी। इसलिए हिंदी को राजभाषा बना दिए, राष्ट्रभाषा नहीं बनाए, क्योंकि राष्ट्रभाषा बना देते तो बाकी लोग थोड़ा इनको राजभाषा बना दिए कि भाई ज़्यादा लोग ये बोलते हैं तो ये हाँ, राजभाषा का मतलब ये है ना कि ये जो है सरकारी काम काजों में ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, इस वजह से। ठीक है, अब इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय किए गए, मतलब बाकी भाषाओं को भी संरक्षित रखने के लिए, गायब ना हो जाएं, उनको भी सम्मान देने के लिए अनेक उपाय किए गए। जैसे इन्होंने संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 22 भाषाओं को अनुसूचित, अन्य 21 कितनी भाषा, अनुसूची, हाँ, अन्य 22 दिया है। अच्छा, सॉरी, हिंदी तो राजभाषा हो गई, हिंदी के अलावा 22 भाषाएं और हैं जिनको क्या किया गया है, संविधान के अंदर जगह दी गई है अनुसूचित भाषा का दर्जा देके। ठीक है, अब मतलब वो भाषाएं कौन सी होंगी, तेलुगु, तमिल, सिंधी, ये सब होंगी। ठीक है, तो इन सब भाषाओं को दर्जा दे दिए तो वो लोग भी क्या रहेंगे, उन सबको भी ये नहीं रहेगा कि हमारी भाषा पे ध्यान नहीं दिया गया। किसी, और ये भी बताया गया कि किसी अगर एग्ज़ाम होगा, कोई भी सेंट्रल लेवल का, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम होगा, केंद्र सरकार वाला, ठीक है, तो उसमें आपको
चॉइस दी जाएगी, आप इन 22 भाषाओं में से किस में आप देना चाहते हैं, हिंदी के अलावा उन 22 भाषाओं में। तो जिसको मर्जी होगा तमिल वाले को तमिल में भी चूज़ करेगा, उसमें दे देगा। तो इससे क्या है, लोगों को अगर मान लो हिंदी और इंग्लिश का कर देते, तो मान लो तमिल वालों को खाली हिंदी कर देते, तो तमिल वालों को हिंदी नहीं आती है उतनी अच्छे से, तमिल वालों को तमिल आती है, इंग्लिश आती है अच्छे से, तो वो क्या करते, फिर विरोध करते कि नहीं कि हिंदी को क्यों, तब हमारी भाषा में दिलवाओ पेपर। तो इन्होंने सबका ऑप्शन दे दिया, जिसकी जो है करो भाई, जिसकी जो इच्छा। हाँ बहुत बढ़िया काम किए। राज्यों की भी अपनी राजभाषा है, राज्यों ने भी अपनी क्या है स्टेट लैंग्वेज बना रखी है। जैसे कि तमिलनाडु की स्टेट लैंग्वेज है इंग्लिश, कि जो भी उनका सरकारी कामकाज है इंग्लिश में करते हैं वो, जो भी लेटर वगैरह हैं, जो भी डॉक्यूमेंट है इंग्लिश में। उत्तर प्रदेश की हिंदी है, उत्तर प्रदेश के जितने भी सरकारी दस्तावेज हैं हिंदी में देखोगे, खतौनी खसरा सब हिंदी में रहेगा। हाँ, आय जात निवास सब हिंदी में आता है ना, थोड़ा बहुत नीचे इंग्लिश भी दे देता है, ठीक है। तो जिसकी जो स्टेट लैंग्वेज होगी उसमें वो क्या करे, काम करेगा। अब क्या है, श्रीलंका का अब एग्जाम्पल दिया गया है, चलते हैं नीचे, चलो बेटा नीचे भागो। चालू है। ठीक है बेटा, देखिए श्रीलंका के ठीक उलट हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया। हाँ, हिंदी के उपयोग को बढ़ावा नहीं दिया, दे देते तो बाकी लैंग्वेज वाले ऋषिया नाराज हो जाते भाई। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, पर अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेश मांग की अंग्रेजी प्रयोग जारी रखा जाए। तमिलनाडु में तो इस मांग ने उग्र रूप भी ले लिया था। वेरी गुड। इंग्लिश जो थी अंग्रेजों के समय में क्या थी, सरकारी लैंग्वेज थी, ठीक है। जो भी दस्तावेज थे इंग्लिश में होते थे अंग्रेजों के टाइम में, ठीक है। तो वो और जब इंडिया आज़ाद हुआ तो राजभाषा हिंदी बन गई, तो हिंदी में भी शुरू हो गया, तो दोनों में चलने लगा काम, ठीक है। तो 1965 में बोल दिया गया था कि बंद कर देंगे इंग्लिश वाला अंग्रेजों का। अभी जब सारे डॉक्यूमेंट चल रहे हैं तो थोड़े दिनों तक उसको बंद करने में टाइम लगेगा ना, सारे डॉक्यूमेंट अपडेट होने, नए सिरे से हिंदी में बनाने में। तो उन्होंने बोला 1965 तक बंद कर दिया जाए। लेकिन 1965 जब बंद होना एक बार आई, तो जो गैर हिंदी जिनको जिन स्टेट की हिंदी मतलब हिंदी जो अच्छी नहीं थी, जैसे तमिलनाडु साउथ के जो स्टेट है वहाँ पे इंग्लिश उन लोग की सेकेंडरी लैंग्वेज थी। एक तो उनकी मदर टंग जो थी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और जो भी है, ठीक है, मलयालम, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज थी, तो उन्होंने क्या किया कि बोला कि इंग्लिश को रहने दिया जाए, ठीक है, और अंग्रेजी को प्रयोग को जारी रखा जाए। और बोला कि और उसमें से सबसे ज़्यादा जो इसमें जो था आगे तमिलनाडु ने सबसे ज़्यादा मतलब इस पर आवाज़ उठाया और मांग किया कि रहने दिया जाए। वहाँ तो उग्र रूप भी हो गया था, मतलब कि वहाँ पे थोड़ा वाइल इस पे थोड़े से वो नाराज़ भी हो गए थे अगर बंद होता तो, क्योंकि उन्हें सबको इंग्लिश आता था ना। हाँ, उन सबको इंग्लिश आता था, हिंदी का दिक्कत था वहाँ पे। तो इसीलिए बोला कि हिंदी में अगर डॉक्यूमेंट सरकारी लैंग्वेज अगर हो जाएगी तो उन लोगों को दिक्कत हो जाता है। अब आ जाइए, केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राज्य के कामों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया, दे दिया दोनों भाषाओं में। अब देखोगे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश हिंदी दोनों में आते हैं, इंग्लिश डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, दो ही में आते हैं। जैसे अभी ये जो बुक से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये जो बुक से हम पढ़ा रहे हैं इसका इंग्लिश वर्जन भी है। एक दिन पढ़ाए थे जिस दिन हमको नहीं मिल पाया था हिंदी वर्जन, इसका हिंदी वर्जन ये जो पढ़ा ही रहे हैं एनसीईआरटी की बुक है, इंग्लिश वर्जन पीडीएफ, हिंदी वर्जन पीडीएफ उसकी वेबसाइट पे अपलोडेड है, और उर्दू एक अपलोडेड है, 3 लैंग्वेज में अपलोडेड है, ठीक है। तो इसका मतलब इंग्लिश और हिंदी तो हर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो होते ही हैं इंडिया के अंदर, इंग्लिश में हिंदी में, ठीक। बाकी जो लैंग्वेज है वो सब नहीं, लेकिन इंग्लिश हिंदी में तो ज़रूर मिलेगी हर चीज़, ठीक। अनेक लोगों का मानना था कि इस समाधान से अंग्रेजी भाषी अभिजन को लाभ पहुंचेगा, ठीक है। जो अंग्रेजी भाषा बोलने वाले हैं उनको बिल्कुल लाभ पहुंचेगा, क्योंकि इंग्लिश
राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है, पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है जहां लोग कोई और भाषा बोलते हैं। भारत ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया, उसी से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से बच गए। ठीक है, उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, हिंदी को थोपा नहीं किसी पे, साउथ पे। उन्होंने बोला ठीक है भाई, आप इंग्लिश को कंटिन्यू करना चाहते हैं, करिए इंग्लिश को कंटिन्यू, आपके लिए जो सही है सही है। हिंदी को केंद्र सरकार का क्या है मुद्दा कि हिंदी को बढ़ावा देती है, कि ज़्यादा लोग हिंदी बोलते हैं तो हिंदी को बढ़ावा देती है, लेकिन दूसरों पे थोपती नहीं है। ठीक है, थोपेगी तो दिक्कत हो जाएगी, अरे श्रीलंका जैसी दिक्कत। अब आ जाते इधर, चलो ऊपर गठबंधन किधर है? केंद्र राज्य संबंध क्या क्या है भाई? संबंध तो बहुत ही खराब हो गए हैं केंद्र राज्य के। ठीक है, पढ़ते हैं इसको। केंद्र राज्य संबंधों में लगातार आए बदलाव का यह उदाहरण बताता है कि व्यवहार में संवाद किस तरह मजबूत हुआ है। सत्ता की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसा रूप लेगी, यह ज़्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। काफ़ी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा। इसका व्यवहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें ने, तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संविधान पर दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था। अच्छा ठीक, एक चीज़ गड़बड़ यहाँ पे बताया है। यहाँ भारत का जो संघवाद था उसमें दिक्कत केंद्र राज्य संबंध में शुरुआत में थी, कि जब केंद्र और राज्य में दोनों में बीजेपी कांग्रेस है तब तो दिक्कत नहीं होती थी। ठीक है, लेकिन थोड़ा ये आपका केंद्र सरकार जो था उसको थोड़ी सी एक्स्ट्रा पावर ये भी मिली हुई थी कि वो राज्य सरकार को डिसॉल्व कर सकती, भंग कर सकती थी, संविधान में दिया हुआ था। तो जब उसको कोई राज्य सरकार खटकती थी, जैसे मान लो केंद्र में जो है कांग्रेस है सेंट्रल में, और किसी मान लो राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, तो वहाँ पे क्या होता था, कभी कभी डिसॉल्व कर देती थी कि ये जो है बहुत ज़्यादा हमारी बात उतना नहीं मानना है, तो उनको भंग कर देती थी। इंदिरा गांधी के टाइम में ऐसा हुआ था। ठीक है, इंदिरा गांधी जब थी, तो इसका दुरुपयोग एक तरीके से हुआ संविधान का। ठीक है, जो केंद्र राज्य था अपने अधिकारों का प्रयोग ही नहीं कर पा रहे थे जब वो भंग हो जा रहे थे। ठीक है, तो ये सुधरा कब? 1990 के बाद से ये स्थिति काफ़ी बदल गई। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत का भी था। क्योंकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए प्रमुख राष्ट्र पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बना सरकार। इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकार आदर करने की नई संस्कृति पनपी। इस प्रवृत्ति के सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले से भी बल मिला। इस फैसले का राज्य सरकार को मनमानी ढंग से भंग करने का केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। इस प्रकार आज संघ व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज़्यादा प्रभावी। आज थोड़ा अच्छा है संघ व्यवस्था, जो केंद्र राज्य संबंध है वो आज ठीक है, बैलेंस है। राज्य दब नहीं पाते हैं, जैसे भंग जब कर देते तब 1990 के बाद ये जो सुप्रीम कोर्ट है ना, इस पर क्या कर दी, फैसला लिया कि ऐसा नहीं कर सकते आपको जो है क्लियर रीजन देना पड़ेगा। ठीक है, पहले कर देते थे। और एक तो केंद्र सरकार के फैसले ने इस पर वो मतलब बढ़िया काम किया। दूसरा, ये गठबंधन सरकार ने इस पर काम किया। जैसे पहले कांग्रेस ही मान लो जीत गई 500 मान लो सीट है, उसमें से मान लो कांग्रेस 250 खुद ही ला दी, तो ये अरे और ज़्यादा ले लो, 300 ले लो, मान लो ये 50% ज़्यादा है, बहुमत है, तो 300 खुद ही जो है संसद में इसके हैं, तो ये थोड़ी पावरफुल हो जाती थी। लेकिन 1990 के बाद पता है क्या हो गया, क्षेत्रीय दल कई सारे बने, मतलब कांग्रेस थी, ठीक है, बीजेपी थी, उसके अलावा भी छोटी छोटी कई सारी पार्टियां बनी, और वो भी क्या जीतने लगी सीटें कुछ इलाकों से। तो वो जब तो कांग्रेस या बीजेपी कोई भी जो बड़ी पार्टी है अकेले जो है 500 में से 250 पार नहीं कर पाती थी। मान लो किसी के आ गए 180,
तो उसको अभी 70 और चाहिए ना, 71 वोट और चाहिए 250 से 51 पहुंचने में। 50% से 1 वोट अधिक चाहिए रहता है बहुमत के लिए, मेजोरिटी के लिए। तो बाकी जो सीटें हैं वो कैसे अरेंज करेगी बहुमत बनाने के लिए? जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, किसी के पास 30 सीटें मिली हैं, किसी को 20 मिली, उनको जोड़ेगी अपने पास, तब ना बनेगी। तो उस पे इन लोगों को फ़ायदा हो जाता था, ठीक है। तो इसलिए जो जब किसी स्टेट को डिसॉल्व करने का आता था, तो ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं इनका भी तो समर्थन चाहिए होगा, तो ये समर्थन नहीं करेंगी भाई। ये क्यों करेंगी? ये तो अपना जो फ़ायदा है वही देखेंगी, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ, केंद्र राज्य संबंध थोड़े सुधरे जब इनको अकेले जब रहते थे ना। जब देखोगे किसी को भी अगर देखो ये क्या बोलते हैं, अगर उस एक वर्ड है जैसे जियो, जियो है ना, मोनोपोली क्या बोलते हैं, मोनोपोली। मोनो मतलब होता है एक। अगर कोई भी मार्केट में खाली एक प्लेयर हो गया तो वो अपनी मनमानी करने लगेगा। समझ पा रहे हो? जैसे मान लीजिए अभी एयरटेल ख़त्म हो जाए, BSNL ख़त्म हो जाए, जियो खाली बच जाए, तो जो डेटा वो आज 500 रुपये में दे रहा है वो 1000 रुपये में देने तो वो लगेगा। बोलेगा भैया लीजिए 1500 हो गया है, दाम बढ़ गया है, बहुत ही खर्चा वर्चा हो रहा है, तो तुमको मुंह मार के लेना पड़ेगा। तो चारा क्या बचेगा? नहीं बचेगा। अब ऐसे है मोनोपोली नहीं, कई सारे उसमें प्लेयर्स हैं, जियो है, एयरटेल है, ये है, फलान दिमाग है। तो तुम बोलोगे ना 1500 हम जाते हैं एयरटेल में, एयरटेल बदल भाई, एयरटेल का यूज करेंगे। एयरटेल अभी उतने में ही दे रहा है, 800 में दे रहा है, तुम 1500 दे रहे हो। सब्जी खरीदने जाते हो तो जिससे सस्ता मिलता है उससे लेते हो। तो अगर सब्जी एक ही बेचने वाला रहे तो तुम मनमानी कर देगा ना, कहेगा इतने क्या लेना है, लो मत लो। तो इसीलिए कभी भी किसी भी मार्केट में या किसी कहीं पे भी मोनोपोली अगर आ गई तो बहुत दिक्कत होने वाली है। तुम भी अगर ध्यान रखो, मोनोपोली कहीं पे भी देख लो कि भैया एक है, तो उसका फिर बात ही और चेंज हो जाता है। मोनोपोली जहाँ देखोगे तो वो धरती पे नहीं रहेगा, फिर वो आसमान, हाँ, बहुत फुदकेगा। तो मोनोपोली को कभी भी बनने नहीं देना चाहिए, ठीक है। अब मोनोपोली जहाँ पे भी बन गई मोनोपोली, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक। अगर कहीं पे सरकार मोनोपोली बन गई, जैसे पाकिस्तान वाला, अभी पाकिस्तान वाला क्लास 9th का जब पढ़ाए थे तो बताए थे ना, पाकिस्तान में कोई भी सरकार जीते, चीन में कोई भी गवर्नमेंट जीती एक ही गवर्नमेंट के अंडर है ना, मतलब वोट ही नहीं लड़ता, उसके अगेंस्ट वाली कोई पार्टी को उसने क्या दिया है, वोट लड़ने का अधिकार है। पढ़ाए थे, याद करो ध्यान से। हाँ, चीन में क्या होता है, जो उसकी मेन पार्टी है, उसका नाम नहीं याद आ रहा क्या पार्टी का नाम था, वो जो पार्टी है वही जो है क्या करेगी, उसका पुत्र ऐसे चलता रहता। नहीं, पुत्र नहीं, वो पार्टी वोट चुनाव में खड़ी हो सकती है, वो पार्टी वो तो खड़ी है, और जो पार्टी नहीं खड़ी होना चाहती है वो भी इसके अंडर आनी पड़ेंगी, इससे जुड़ना पड़ेगा, इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये परमिशन किसी को देगा तो तभी देगा ना जो इसके कंट्रोल में रहे, तो उन्हीं को देगा जो इनके कंट्रोल में रहेगी। अब वो जीत भी जाएगी तो जीत तो इसी की हुई ना। मान लो ये हार भी गए तो जो जीती है नेक्स्ट वो इनकी विरोधी थोड़े ना है, वो इन्हीं की पार्टी है एक तरीके से। तो उसका मोनोपोली है ना वहाँ पे चीन में, यानी इसका मतलब गवर्नमेंट दूसरी बनी नहीं रही। इंडिया में कम से कम मोनोपोली तो नहीं है, कभी कांग्रेस है, कभी बीजेपी है, अलग अलग, एक आम आदमी पार्टी है, तीसरी अलग, कभी जो है बसपा है, कभी सपा है, ये सब अलग अलग है, ठीक है। लेकिन जब से अब ये अकेले नहीं बना पाती है कोई भी पार्टी, इनको चाहिए होगा छोटी मोटी पार्टी का, जैसे बहुत सारी छोटी शिवसेना, ये फलान, बहुत सारी पार्टियाँ, नाम हमको नहीं पता, हर जगह पार्टियाँ, उनका समर्थन लेना पड़ता है तब जाके ये बहुमत बना पाती हैं केंद्र सरकार में। तो कोई भी फैसला ये अकेले ले नहीं सकते कि बीजेपी बोलेगी हम डिसॉल्व करेंगे, इनको उनका भी सपोर्ट चाहिए, जो बाकी पार्टियां हैं उनमें से कोई भी अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो वो काम ये नहीं कर पाएंगी। समझ में बात? ठीक है। तो दो चीज़ों ने जो संबंध को क्या किया, यानी राज्य सरकारों को जो डिसॉल्व कर देते थे और वो अपनी पावर्स का यूज नहीं कर पाती थी, तो दो चीज़ों ने उस पर क्या किया, रोक लगाई। पहली चीज़ सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, कि सुप्रीम कोर्ट रीजन पूछने लगे क्यों कर रहे हो ये काम, और दूसरी चीज़ ये जो गठबंधन वाली सरकारें आ गई तो जो बाकी लोग सपोर्ट नहीं करते थे वो भी तो क्वेश्चन पूछ देते क्यों कर रहे हो ये काम भाई, हर चीज़ में, ठीक है। ठीक।
अब नेक्स्ट चलते हैं, कहाँ तक हो गया, 1990 तक पढ़ लिए, ज़्यादा प्रभावी है, ठीक है, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए हैं, ये पूरा पेज ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट पेज क्या है, नेक्स्ट पेज खोलते हैं, ये क्या है, डायग्राम दिया है भाई, कैसा डायग्राम है ये राज्य कुछ और शक्तियाँ मांग रहे हैं, राज्यों की शक्तियाँ, अच्छा ये देखिए, ये देखिए ये देखिए, ये जो है बुढ़ऊ बाबा, बुढ़ऊ है कौन है ये, कुछ जवान है कुछ बूढ़े हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये शक्ति मांग रहे हैं, ये इंदिरा गांधी हमको लग रही हैं हाँ। इंदिरा गांधी हैं, ठीक है, मान लेते हैं, कोई भी हो, हमसे क्या मतलब है, मतलब ये राज्य है ये केंद्र है, ये जो है अपना बल्टी में लेके खड़े हैं शक्तियाँ, और ये जो है कटोरा लेके मांग रहे हैं शक्ति हमको दे दो हमको दे दो, तो इनसे थोड़े ना मिलेंगी शक्तियाँ, शक्तियाँ तो संविधान से मिलेंगी ना, जो संविधान में दी है। लेकिन एक तरीके से शक्तियाँ जब वो 1990 से पहले यही लोग दे रहे थे, डिजोल्व कर देते थे ना, चक्कर ये था। लेकिन गठबंधन सरकार जब आ गई, अब देखो अगला अगला जो फोटो दिया है उसमें क्या दिया है, गठबंधन सरकार की कुर्सी। गठबंधन सरकार जब से आ गई तब क्या करते थे, गठबंधन सरकार, ओहो ये है, तो गठबंधन सरकार ये रो रहे हैं क्या भाई, क्यों, क्योंकि ये जो है, क्या राज्यों को केंद्र से गुहार लगानी चाहिए कि हमें और कुछ शक्तियाँ दे दो, किसी गठबंधन सरकार नेता सरकार में शामिल बाकी दलों को कैसे संतुष्ट रखें। अब देखो ये जो है गठबंधन सरकार वाले बाबा, ये अकेले तो जीते नहीं हैं, इनके अंडर देखो इनके कुर्सी में बाकी लोग भी छुपे हुए हैं, अलग अलग पार्टी के, ये हैं ये हैं ये हैं ये हैं अलग अलग लोग, तो इनको भी तो इनको खुश रखना है, तो कोई भी फैसला करेंगे तो अपना मनमाना फैसला नहीं कर सकते, इनसे भी राय लेनी पड़ेगी मेजोरिटी बनाने के लिए। कोई भी बिल भी पास होगा मान लो, तो इनके पास तो मान लो 500 में से 180 है ना, तो बिल पास होने के लिए भी तो आधे 2/3 या 50% या 66% से पास होना चाहिए वो बिल, तो अकेले तो ये कर ही नहीं पाएंगे, 180 हैं, इनको क्या लेना पड़ेगा, बाकी जो है 70 जो है MP उनका सपोर्ट चाहिए, वो अलग दल के होंगे, तो इस वजह से क्या है, उन सबको भी इनको खुश करना पड़ता है। आज जो बीजेपी है, बीजेपी नहीं है पावर में, आज NDA है, NDA के अंदर बीजेपी आती है प्लस अदर कई सारी पार्टियां आती हैं। NDA क्या होता है? NDA नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, अलायंस मतलब गठबंधन, ठीक है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन है ये, ठीक है, एक है NCA और एक है ये जो कांग्रेस वाला है उसका भी कुछ नाम है, याद नहीं आ रहा, मतलब इसका नाम है सपा, तो वो है ना अखिलेश है, सपा समाजवादी पार्टी, और भाजपा तो ये है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, हाँ भाजपा, ठीक, मोदी जी, हाँ, तो ये जो है NDA जो है आज केंद्र सरकार, CM क्या है? CM चीफ मिनिस्टर है, CM का फुल फॉर्म, CM कोई पार्टी थोड़े ना, NDA मतलब क्या, ये गठबंधन पार्टी है, इसके अंदर बीजेपी है मेन पार्टी और उसके साथ कई पार्टियां जुड़ी हुई हैं, तो बीजेपी को अकेले डिसीजन नहीं ले सकती, जो अदर इसके साथ जुड़ी हैं उनसे क्या लेनी पड़ेगी, मतलब उनको खुश रखना पड़ेगा, उनका जो है सपोर्ट लेने के लिए, तब जाके इनका जो है काम जो भी करना चाह रहे हैं बन पाएगा, ठीक है। यहीं पे इस क्लास को क्या करते हैं, दी एंड। अब नेक्स्ट ये पूरा पेज हो ही गया है, अब आगे का पेज पढ़ना है, ठीक है, चलते हैं घर, चलो भागो भागो भागो।